भाई चंद्रशेखर जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर जो संगठित लोगों को किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। भाई आर.एस. पटेल जी को मैं बधाई और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज की परिस्थिति में चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, जो बैठे लोग हैं उनके खिलाफ आपने जिहाद को छेड़ा है, इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हम बिहार से हैं, हम 2009 से लगातार 3 बार सांसद बने। लोगों ने मौका दिया। राजनीति में कोई बैठ कर काम नहीं कर सकता है। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, सच के लड़ाई को आगे नहीं ले जाओगे, तब तो कोई नहीं पूछेगा। अभी हमारे साथी ने कहा कि गोविंदपुर में जो घटना घटी, न्याय अभी तक नहीं मिला। अगर न्याय नहीं मिलेगा तब बैठ के रहिएगा, बैठना नहीं पड़ेगा। लोगों को संघर्ष के रास्ते, धरना से, प्रदर्शन से न्याय के लिए लड़ाई लड़ना होगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। अभी दिल्ली में बैठी जो सरकार है, आज पटेल जी के जयंती के अवसर पर कई लोगों ने विस्तार से चर्चा किया कि सरदार पटेल उन लोगों में से थे, वो कोई आज़ादी दिलाने के लिए सिर्फ नहीं लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ाद भारत जब स्वतंत्रता सेनानी बने, वो उस समय जब जेल में थे, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय उनको कितनी यातना सहनी पड़ी जेल में, उसके बारे में लोगों ने नहीं बताया। आज़ादी मिल गई, लेकिन रियासतें जो बड़े बड़े राजे रजवाड़ थे, 65 लोग, 565 लोग भारत के साथ नहीं मिल रहे थे। जब यह देश के उप प्रधानमंत्री बने, गृह विभाग के मंत्री बने, तब इन्होंने उसको संभालते हुए देश को संगठित कर एक मजबूत भारत बनाने के इरादे से सबको संगठित किया। वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल में जो खूबियाँ था, जो काम करने के तौर तरीके थे, वो हम लोग में नहीं है। वो एक संकल्पित थे कि जब तक देश की आज़ादी जो मिली है, यह आज़ाद भारत नहीं है। जब तक हम 500 करोड़ ईसाइयों को नहीं मिला लेंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। हमारे साथी ने कहा कि सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 15 जो राज्य थे, 15 राज्यों की कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो प्रधान लोग थे, उन लोगों ने लिख के दे दिया था कि देश का प्रधानमंत्री, 13 राज्य ने लिख कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनना चाहिए। और 3 प्रदेश का आदमी कृपलानी जी के बारे में लिख के दिया। नेहरू जी के बारे में एक ने भी नहीं दिया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बन गए। तो साथियों, आज उसे भी याद करना है। सरदार पटेल जी के जो सपना था, उस सपना को कैसे साकार किया जाए। देश के सामने आज चुनौतियां हैं। हमारे साथी अभी बता रहे थे, आर.एस. पटेल साहब, जब हम सत्ता में नहीं थे, जब दिल्ली में बैठी सरकार 2009 में, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए गठबंधन थी, मैं भी लोकसभा में था। लगातार भाजपा के लोग जनगणना के सवाल पर उठा रहे थे दिल्ली लोकसभा में कि देश में जनगणना, जातीय जनगणना होनी चाहिए। लगातार आज सुषमा जी देश में नहीं है, चली गई, उनका भी भाषण आपने सुना होगा कि देश में जातीय जनगणना के लिए लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जब दिल्ली में आपके देश के जो प्रधानमंत्री आज हैं मोदी जी, उनके निकट जब आज विपक्ष पूरा एक होकर के जातीय जनगणना का सवाल रख रहा है, तो आज विरोध हो रहा है। जब देश में
पेड़ पौधे को आप गिन रहे हैं, कितना आपके शहर में बाघ है, बकरी है, उसको गिन रहे हैं, आपके जंगल में कितने सांप है, बिच्छू है, उसको गिन रहे हैं, आपके देश में कितने नदियां हैं, उसको गिन रहे हैं। अगर मनुष्य को गिन लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? हम आदमी है, हम आदमी को नहीं गिन सकते हैं कि हम किस जात के आदमी हैं? इस गिनने में आज यही भेद हो रहा है कि पूरा देश चाहती है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में यह बात पहले कह दिया 3 महीना पहले कि राज्य चाहे अपना कराए, देश नहीं चाहता है जातीय जनगणना। इसलिए भाई आर.एस. पटेल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह सभा और सोसाइटी अब प्रतापगढ़ नहीं, लखनऊ और इलाहाबाद नहीं, दिल्ली में करने की जरूरत है, तब दिल्ली का तख्त डोलेगा। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जिस तरीके से यूपी से अगर आप चलेंगे तो हम भी बिहार से लोगों को लेकर आएंगे। यह कहने में आया हूं कि दिल्ली और बिहार चाहे हो झारखंड, सब मिलकर अगर दिल्ली पर चढ़ाई नहीं करोगे तब तक जातीय जनगणना होने वाला नहीं है। आपसे सब लोग डर चुका है। आपको मालूम है, आज हमारे साथी जो चंद्रशेखर आजाद जी बैठे हैं, कौन गांव है जहां दलित नहीं है जी? कौन पंचायत है, कौन प्रखंड है जहां दलित नहीं है? अगर दलित की आबादी की गिनती हो जाए तो देश में दोबारा उनको शासन मिलने वाला नहीं है। डर इस बात का है उन लोगों को। इसलिए हम आपसे विनती और निवेदन करने आए हैं। हम बिहार से हैं, हम बिहार के लोग, यूपी के लोग, जब तक जनगणना की इस लड़ाई को दिल्ली हम नहीं ले जाएंगे तब तक हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। बिहार के मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां जनगणना का काम शुरू हो गया और अपने खर्चे से शुरू किया। नीतीश कुमार शुरू से उसके पक्षधर रहे हैं। हम लोग एनडीए में भी रहे हैं। एनडीए में रहने के बावजूद नीतीश कुमार का जब काम किया जाता था बिहार में, आपको बता देना चाहता हूं, 2 मिनट में नीतीश कुमार के बारे में ही बताना चाहता हूं। जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल और जो हमारे नेता, संविधान रचयिता, उनका सोच था कि समाज में दलित हो, पिछड़ा हो, सबको सम्मान एक टाइप के मिलना चाहिए। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। नीतीश कुमार का पहला काम हुआ। दूसरा काम उन्होंने कहा कि सभी बच्चों और बच्चियों के साइकिल योजना लागू कर दिया, बच्चों के लिए पोशाक योजना लागू किया। उन्होंने कहा कि हमारे गरीब के बाल बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी बच्चियां 7वां और 8वां में जब पढ़ने जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसका जब ड्रेस देख करके जो बड़े घर के बच्चियां होती है थोड़ा उसके प्रति अनादर करती है। इसलिए कोई भी बच्चा हो या बच्ची स्कूल में एक तरह का ड्रेस चलेगा। यह नीतीश कुमार का पैगाम है। चाहे दलित का बेटा हो, चाहे अगड़ा का बेटा हो, एक ड्रेस में एक स्कूल सब लोग जाएगा। ये उनका सोच था। सबका साइकिल योजना। अभी चले जाइए बिहार में, जो महिलाओं को आरक्षण उन्होंने 35% दिया, आज उसका देन है कि पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं की सबसे ज्यादा सिपाही में भर्ती आज बिहार में होती है। यह कहां से हो रहा है? जो करने वाला है उसको करने से कोई रोकने नहीं जा रहा है। आज नीतीश कुमार जी लगातार आप देखते होंगे बिहार में बहाली हो रही है। उन्होंने फैसला लिया है कि कोई भी पद बिहार में जो खाली है उसको हम 1 साल के अंदर भर दें। लगभग 3 लाख अभी भर दिए गए और 10 से 12 लाख लोगों की बहाली निकली हुई है। यह बिहार की सरकार। हम आपसे विनती और निवेदन करने आए हैं कि बिहार के तर्ज पर यूपी में जो योगी जी की सरकार है, लगातार हम लोग यहाँ के बारे में सुन रहे हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, क्या हो रहा है यहाँ? लगातार उन पर प्रहार हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। दलित का बेटा का अगर मर्डर होता है
तो जेल जाएगा पिछड़ा का बेटा, कौन मर्डर किया आज तक पता भी नहीं चला। यह होता है यार उत्तर प्रदेश में। कई साथियों ने कई तरह की बात कही। आज जनगणना के सवाल पर इस कार्यक्रम में जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों से विनती और निवेदन करूंगा कि जब तक जातीय जनगणना इस देश में नहीं होगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए दिल्ली चलकर निश्चित रूप से तमाम लोग दिल्ली में लड़ाई लड़ें, तब आपको न्याय मिलेगा। यह मैं कहने आया हूँ साथियों। सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलने वाले जो भी लोग हों, आज हमारे बीच में जो संविधान के रचयिता हैं, उनके प्रति मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो संविधान लिखा, एक एक आदमी को उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, चाहे दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जो भी कमजोर जात है, अगर अगड़ा में भी कमजोर है उसके लिए भी उन्होंने आरक्षण दिया। आज उनका पूजा होना चाहिए, पूजा उनका होना चाहिए। और हमारे जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, हमारे साथी ने कहा कि जब तक तुम शिक्षित नहीं होगो तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तभी आपका आगे कारवां बढ़ेगा और न्याय मिलेगा। साथियों, आज के इस बैठक में विस्तार से लोगों ने चर्चा किया है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो परिस्थिति है, अभी हमारे विधायक जी आर.के. वर्मा जी ने बड़ा विस्तार से चर्चा किया। मैं उनके जो उन्होंने आज भाषण में बात रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और देश के जो प्रधानमंत्री लगातार यह बात बोल रहे थे कि देश में जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आमदनी दुगना हो जाएगा। आज तो हम देख रहे हैं किसान गरीब लोग बैठे हैं, कितना दुगना हुआ, 8 साल हो गया। उन्होंने कहा था कि देश में किसानों की आमदनी हम दोगुना 2022 तक कर देंगे। 2022 आ गया, क्या स्थिति है किसानों की? समय पर खाद नहीं मिल रहा है, समय पर भी बता रहे थे महंगाई पर, हर क्षेत्र में महंगाई। लगातार अडानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको माफी दिया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए अडानी का 12,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, जो भारत सरकार का लोन था उससे माफी कर दिया गया। अडानी कौन है? अडानी को साधारण व्यक्ति नहीं। अगर आप कर्जा लेते हैं बैंक से तो आपके दरवाजे पर 6 महीना के बाद पुलिस जाना शुरू कर देगी, लेकिन अडानी के दरवाजे पर कोई फोर्स नहीं गया, बल्कि 12,000 करोड़ रुपया को माफ कर दिया गया। यह है मोदी जी की सरकार। लगातार जो सामंतवादी हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको पैसा को माफी दिया जा रहा है, लेकिन गरीब को पैसा माफ नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे विनती और निवेदन करूंगा कि लगातार हम लोग बिहार से हैं, जब तक भाई आर.एस. पटेल यहाँ के साथी प्यार और मोहब्बत देंगे तो मुझे मौका मिलेगा। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम यूपी आने में एक दिन भी देर नहीं करेंगे। जब जब बुलाइएगा मैं यूपी आऊँगा। हमारे आने से आंदोलन बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे आने से हमारी उपस्थिति दर्ज होगी कि बिहार के लोग यूपी आ रहे हैं, जरूर कोई करवट लेने वाला है। साथियों, देश आज करवट की ओर है, करवट लेगा। हम आप चिंगारी को लगाइए, निश्चित रूप से कारवां बढ़ता जाएगा, लोग आगे बढ़ते जाएंगे, निश्चित रूप से बदलाव होगा। अभी 1.5 साल है, अभी से अगर कारवां बना तो देश के गद्दी पर बैठे जो लोग हैं उनको हम हटाने का काम करेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भाई आर.एस. पटेल जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे यूपी के धरती पर आने का मौका दिया। भाई चंद्रशेखर जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो तैयारी की है इसको और मजबूती से करके दिल्ली तक जाने की जरूरत है। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।